अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम को लर्निंग टीचर की प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन वीडियो इस सीरीज में ज़रा पॉज आया था कुछ मसरूफियात की वजह से, मगर आज से हम अपनी 18.1 पर हमने जो काम रोका हुआ था, आज से हम 18.2 से अपना काम शुरू करेंगे। तो अब 18.2 में बात हो रही है वेरिएशन की। इससे पहले हमने बात की थी प्रपोर्शंस के बारे में, मगर आज हम बात करेंगे प्रपोर्शंस और रेशियो के बारे में बात की थी, मगर आज हम बात करेंगे वेरिएशन। और फिर वेरिएशन किन तरीके के होते हैं। अब वेरिएशन से आपको मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी कुछ रद्दो बदल, कुछ वेरिएशंस हो रही होगी किसी के दरमियान। तो अब सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस, क्योंकि नोहा होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रटी रटाई बात में हम चले गया है। अब वेरिएशंस पर बात करते हैं। It is defined when change in one quality due to change in other quantity, यानी यानी किसी भी क्वांटिटी पर कोई भी चेंज करूं, यानी दो क्वांटिटीज हो, कोई भी दो क्वांटिटीज हो, अगर एक पे मैं चेंज करूं तो दूसरे पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। ये होता है वेरिएशन, ये होता है कुछ रद्दो बदल। यानी किसी भी चीज पर कोई भी दो चीज हो, उनके दरमियान किसी भी एक चीज में चेंज आ जाए, उन दो चीजों में से किसी भी एक चीज पर चेंज आ जाए तो दूसरी चीज खुद ब खुद कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, तो इसे कहते हैं हम वेरिएशन। अब आते हैं इसकी टाइप्स पर। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में भी वही बात, वेरिएशन हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान ही हम निकालेंगे मैथ के बुक। तो चले आए इस पर बात करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। अब इसमें भी वही बात, अगर दो क्वांटिटीज हो, क्या हो, ए और बी, ए और बी कुछ भी क्वांटिटीज हो सकती है, 2 kg 5 kg कुछ भी हो सकती है। ए और बी दो क्वांटिटीज है, आर फोर रिलेटेड, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। व्हेन ए इंक्रीज और डिक्रीज, अभी तो इंक्रीज तक ही रखे, अगर ए बढ़ता है तो जो दूसरी क्वांटिटी है, ए बढ़ता है तो जो दूसरी क्वांटिटी यानी बी है वो भी हमेशा बढ़ेगा। सॉरी, यानी ए बढ़ेगा तो बी भी हमेशा बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर ए कम होगा तो बी भी हमेशा कम होगा। हमारी मिसाल जो पिछली बार वाली हमने दी थी बिरयानी और मसालों की, यानी अगर हम 1 किलो बिरयानी में 1 चम्मच मिर्ची डालते हैं तो जैसी चावलों की मिकदार बढ़ेगी वैसी मिर्च की भी मिकदार बढ़ेगी। जैसी चावलों की मिकदार कम होगी, आधा किलो होगी चावलों की मिकदार, तो मिर्च की मिकदार भी क्या हो जाएगी, आधा चम्मच। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशन, यानी सीधी सी बात है, ए होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी ए जितना बढ़ाओगे बी उतना बढ़ेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हमारी मर्जी, हमने कोई भी वेरिएबल के से, अब मैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो उसके साथ क्या आएगा, इक्वल टू भी आएगा और के भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के और बी के यकीनन कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास होगी। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं के की कांस्टेंट की वैल्यू फलानी है, कांस्टेंट की वैल्यू फलानी है, कहीं पर स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर हम ग्रेविटी की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज होती हैं। यहाँ पे फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट ही मैथ में दिया गया है कि ए बराबर, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। ए जितना बढ़ाऊंगा बी उतना ही बढ़ेगा, या मैं बी को बढ़ाऊंगा तो ए भी उतना ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन बिल्कुल इसके कॉन्ट्ररी चलता है। कैसे, अगर दो क्वांटिटीज है, क्या है, ए और बी, इसमें भी दी हुई है, आर फोर रिलेटेड टू ईच अदर, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं इन सच अ वे, उसके साथ ही दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल, अगर मैं एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इंक्रीज करूंगा, जैसे ए है, इसमें अगर मैं कोई भी चीज इंक्रीज करूंगा तो बी जो है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक चीज में इंक्रीज कर देना और दूसरी चीज में क्या कर देना, खुद ब खुद डिक्रीज आ जाना। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप लोग की रिजल्ट की, अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल बहुत अच्छा आ गया तो जलालत की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पर भी, यानी रिजल्ट बढ़ेगा तो यकीनन घर वालों से
सुननी नहीं पड़ेगी, तो उसकी मिकदार, जो सुननी की मिकदार होगी, दलालत की मिकदार होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। हमेशा दो क्वांटिटीज के लिए जब इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी इनवर्स वेरिएशन, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे वो वाली क्वांटिटी आएगी जो कम होगी। यानी ए में मैं कुछ चीज बढ़ाऊंगा तो बी में खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर होता है के के, जो कि के क्या होता है, हमारा कांस्टेंट। अब ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के 1 अपॉन बी। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। के अपॉन बी भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है, कुछ भी जहां कुछ ना वहां मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो a इक्वल टू के अपॉन बी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले तो ये वाली बात हमें याद रखनी चाहिए कि दे दिया गया है इफ y वैल्यूज डायरेक्टली, यानी अब हमें कौन सा रेशियो दे दिया है, डायरेक्ट रेशियो दे दिया गया है। तो अब हमें ये वाली बात करने की जरूरत नहीं है कि 1 अपॉन एक्स आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली लिख दिया गया है, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और फिर y और x की वैल्यू दे दी। अब देखें, ये जो क्वेश्चन में आपको y और x की वैल्यू दी गई होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसकी मदद से आप इसकी वैल्यू निकालोगे k की। तो किस तरीके से, y इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं कि ये किस तरह, according to given condition। तो वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, और जो हमारे पास कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो क्या है, k, जो कि क्या है, कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसका करना हमने कैसे। अब y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या लिख दूंगा, के एक्स। अब हमें बात याद है दूसरे क्वेश्चंस में क्या दिया है, y जो है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 6 दी हुई है, उसमें x की वैल्यू निकालनी है, y की 15। अब दो चीजें देखें, y इक्वल टू के एक्स, वाई इक्वल टू के एक्स। तो अब हमें k की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में k की वैल्यू चाहिए होगी, और x की वैल्यू दी हुई है, तो y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तीन क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज की वैल्यू दे दी जाए तो तीसरी वैल्यू तो इजी। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि k की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, y जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। तो अब हमें पता है कि y जो है वो 10 के बराबर है, और जो x दिया हुआ है वो हमें बराबर है 3 के। तो हम क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, y की जगह पे 10 लिख दूंगा k, और x की और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यकीनन 3 भी क्या होगा इसके साथ, मल्टीप्लाई होगा k के साथ। तो अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू के उस जाने जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू। अब हमने इस वाले क्वेश्चन को छेड़ना है, y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब ये कैसे होगा, बस मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, या हाँ चलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, और इस k की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिख दो पुट k इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 10/3। 10/3 हमारे पास k की वैल्यू आई है, तो k की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 10/3, और यहाँ पे आई है x। तो ये हमारी आ गई पहले क्वेश्चन का आंसर। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। चले दिया, अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या, y when x इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मुझे 6 दे दी गई है। अब मेरे पास एक इक्वेशन क्या बनी थी, y बराबर है 10/3 x के, जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया था, ऐसा ही था। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट x इन इक्वेशन 2। तो अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है। x की वैल्यू क्या दी गई इस क्वेश्चन में, 6। तो y बराबर है 10/3 के। ये x जो है 10/3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यकीनन इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 6। 3 1 जा 3,
3 टू द 6, यहाँ से 1 नीचे 1 आ जाए तो उसकी औकात बचती नहीं है। अब 10 से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू द 20, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई। अब चलते तीसरे क्वेश्चन की जाने। तीसरे क्वेश्चन में क्या किया था, x की वैल्यू निकालनी है व्हेन y बराबर होगा 15 के। तो अब हम यहाँ पे यही वाली इक्वेशन पहले लिख देंगे, y बराबर है 10/3 और यहाँ पर है x के, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। तो अब मैं क्या करूंगा, वही चीज पुट y इन इक्वेशन 2, ये वाली मैंने लाइन लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू क्या दी हुई 15, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी, ये हो गया 10/3 और x की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई क्योंकि वो वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरीके के बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 10 देखिए यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अगर मैं इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाऊँ, इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाऊँ तो ये इससे क्या हो जाएगा, यकीनन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये वाली बात भी आपको समझ में आती है। अब 15 3 का क्या होता है हमारे पास, यानी इसको यहीं पर ही काट देते, 10 और 15 कट सकता है तो काट दे, ज्यादा बेहतर। 5 टू 10 होता है और 5 टू 15 होता है, कर दिया। अब 3 थ्री अब तो कुछ नहीं कर सकता, तो 3 थ्री 9 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2 का 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। 3 थ्री 9 और 9/2 कट नहीं सकते, काटेंगे तो उसका आंसर पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स में आंसर हमने नहीं लेना होता। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। बस इतनी बात याद रहे कि पहले हमने ये हर क्वेश्चंस में ये वाला काम करना होगा और फिर ये एक इक्वेशन बना देनी होगी, जिसकी मदद से हम आगे का काम सॉल्व करते रहेंगे। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और v बराबर है 15 के, t बराबर है 24 के, तो हमें ये तीनों सवाल दे दिए गए हैं, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो अब हमने कनेक्ट करवाना है v और t को, कैसे कराएंगे, बिल्कुल इजी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t के। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, k, जो कि हमारा होता है कांस्टेंट। अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बजाय क्या लिख दिया, इक्वल टू k t। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k और k की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको इक्वेशन को कनेक्ट करवा देना है उसी तरीके से, v इक्वल टू उस पहले वाले क्वेश्चन की तरह, k की वैल्यू और फिर t। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, v की जो वैल्यू दी हुई है हमें पता है वो है 15 के बराबर और जो t की वैल्यू हमें गिवन है वो है 24 के बराबर। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी क्या, 15, यहाँ पे k एज इट इज रहा और ये 24 भी हमारे पास एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड, तो 15 डिवाइडेड बाय 24 बराबर है k के। 15 और 24 3 के टेबल में आता है तो दोनों कट हो जाएंगे, 3 5 15 और 3 8 24। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई वो आई 5/8। तो अब हम इस k की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जो कि इस तरीके से होगा 5/8 और t, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम इसी इक्वेशन की मदद से अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो अगले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या चीज है, अगले क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है कि इक्वेशन जो v निकाले t बराबर हो 30 के। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिख देते हैं, v की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, t जो हमें दिया हुआ है 30 के, v
की वैल्यू हमें पता नहीं है, टी हमें पता है जो कि 30 के है, तो अब हम क्या कर देंगे, पुटिंग टी इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं टी बराबर है 30 डाल दूंगा। तो अब सिंपल काम है, v 5/8 और यहाँ पे आ जाएगा 30 और 8 एक ही टेबल में आते हैं जो कि होता है 2 का टेबल, ऊपर नीचे है, कट सकते हैं 15 और ये आपका हो जाएगा 4। अब v बराबर आ जाएगा, अब क्योंकि अब कैंसिल नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15 से नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा आपका 15 5 75, तो ये आ गया 75/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आ गया आपका 75/4। अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की जाने। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या करना है कि t की वैल्यू निकालनी है और v की वैल्यू हमें दे दी गई है 15/, v की वैल्यू दे दी गई है 10। तो अब t की वैल्यू हमने निकालनी है, v की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। अब मैंने बहुत से तरीके बता दिए कि ये लाइन कैसे लिखना है, पुटिंग t इक्वल टू 30 भी बता दिया, पुट v इन इक्वेशन 1 वो भी सही मेथड है और ये वाला भी मेथड सही है। तो अब हम कर लेते हैं इसको जल्दी से सॉल्व। तो v की वैल्यू हमें दी हुई थी 10 जो कि इक्वेशन 1 में हमने पुट करनी है, ये हो गया 5/8 और यहाँ पे जो चल रहा है t एज इट इज। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, t की, तो t को सबसे पहले हम अलग करेंगे। अलग करने का तरीका यही है, 5 और t आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब 5 वहां पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू के साइड पे फेंकूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। अगर इक्वल टू के उस साइड पे लेके गया तो ये 10 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इस जानिब क्या बच जाएगा, सिर्फ t। तो 5 1 5, 5 2 10, तो 2 8 हमारा होता है 16। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारी 16 आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमें कुछ इस तरीके की पहले इक्वेशन दे दी गई, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √3/v। अब ये बात याद रहे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं इस बात पे कि अंडर रूट के ऊपर 3 आ जाए। ये वाली बात अलग है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट है, यानी अंडर रूट की वैल्यू अगर मिसाल के तौर पे ये 2 हो, क्या हो, 2 हो। जब में ये अंडर रूट, हमेशा जब अंडर रूट आप रिमूव करेंगे तो जो वैल्यू होगी उसकी वो पावर में आ जाएगी। अब जो अंडर रूट के अंदर होगा उसकी पावर में। अब यहाँ पे क्या है, 2, तो ये कुछ इस तरीके की बात होगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो क्या है, मल्टीप्लाई। याद रहे ये 3 जो अंडर रूट के साथ नहीं है, अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं हटाऊंगा तो 2 की पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि इस अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। ये वाली बात हमेशा याद रखें। अगर मैं इस अंडर रूट के ऊपर लगा दूं 3, तो इसकी जो अंदर नंबर होगा उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/3। अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूं तो ये हो जाएगा 1/4। और इवन के अगर मैं यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले लूं, a, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a। तो ये वाला फंडा हमेशा याद रखिएगा कि अंडर रूट जब मैं हमेशा रिमूव करूंगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो पावर में आ जाएगी। और अंडर रूट के ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर 7 नहीं, 7 होना और ऊपर होना दोनों में फर्क है। जब 7 होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, मगर अंडर रूट के बिल्कुल ऊपर होगा, तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/, के नीचे आएगी। यानी अगर 3 होगा इसके ऊपर तो 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 आ जाएगा, e होगा तो इवन e आ जाएगा। तो ये वाली बात हमेशा आप याद रहेगा। एक और अनाउंसमेंट भी थी कि जो बच्चे 10 में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो नॉमेनक्लेचर को करें और फंक्शनल ग्रुप के बारे में
मालूम हो तो यकीनन जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है जिसके लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि इंशाल्लाह यूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी अपलोड होगा। उससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड की थी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपको पता होना लाजमी है 10 के बच्चों को भी, और फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी। तो वो वाली वीडियोस भी देखें, क्योंकि मैट्रिक के बच्चों की इस बार आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी सिलेबस में इंक्लूडेड है और अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है। तो दोनों वीडियोस आपको देखना उसकी भी जरूरी है, देखें। और आपको एक और बात भी अनाउंसमेंट करनी थी कि आने वाले वक्तों में एक कुछ ऐसी सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि तकरीबन 5 से लेके सेकंड ईयर तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी, इवन कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी नए सेमेस्टर्स में हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगी। तो अब हम ये इस चीज की बात करते हैं, चलिए आगे। अब ये क्या कह रहा है, इफ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 अंडर रूट वी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 3 क्या है अंडर रूट के साथ है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, पहले तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दूंगा। तो अब ये क्या कह रहा है, जो यू है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या दी हुई है, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3 अंडर रूट वी है। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर होता है किसके, के, जो कि के क्या होता है, कॉन्सोनेंट यानी कांस्टेंट। और चलिए याद है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, के 3 अंडर रूट वी। अब बात याद रहे कि मैंने बताया था कि हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी होती, के की, किसकी बेटा, के की। अब यू की वैल्यू हमें दी हुई है और इसमें दी हुई है 64 वी की वैल्यू, मगर आगे सवालात थोड़े कुछ अलग है। एक में हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है, वी ए हो, वी की वैल्यू फाइंड करनी है, यू ए, उसके लिए हमने क्या के की वैल्यू फाइंड करना लाजमन है, क्योंकि इसमें अगर मुझे के की वैल्यू पता चल जाए, वी की वैल्यू तो पता ही है, तो यू की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर दूंगा। इसमें इस सवाल में ये 2-3 सवाल मिलके बने हुए हैं। अगर मुझे यू के की वैल्यू पता चल जाए, यू की वैल्यू तो पता है, वी की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम ना दूं तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, यू की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 4 और वी की वैल्यू दी हुई है 64, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के, वी की वैल्यू आ जाएगी 64। अब बात एक याद रहे, ये क्या है 64, क्या है 64। अब मैं इसको फर्क में समझाता हूँ तो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देखिए ये हो 3, क्या हो, सॉरी, अगर ये हो अंडर रूट 4, क्या हो अंडर रूट 4, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की पावर 1/2। अब हमें पता है 4 का जो 2 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 2, 4 का 2 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 4 के, ये आ जाएगा 1/2। ये वाली बात समझ में, 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। मगर यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक और बात समझ लिया, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। 2 2 जा 4, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1/2 की जगह पे यहाँ पे ऐसे लगा दूं अंडर रूट, अब हमने एक चीज सीखी थी पुरानी क्लासों में, अगर ये पेयर बन जाए, क्या बन जाए, पेयर बन जाए, तो जो पेयर बन जाते हैं वो उसमें से एक वैल्यू, जो जिन जिन के पेयर बन जाएंगे वो चीज बाहर आ जाएगी, यानी 2 × 2 ये पेयर बन गया, तो 1 2 बाहर, यही हमारा आंसर। ये वाली बात भी आपको समझ में आएगी। अब बात करते हैं, देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 2, तो कितने के पेयर बने, 2 के पेयर बने, सेम नंबर के पेयर बने। अगर यहाँ पे 1/3 होता क्या होता, नंबर भी चेंज करना। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात होती है, ये क्या होता है 8, क्या होता है 8, तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती अंडर रूट 3। अब हमने कुछ इस तरीके की चीज लानी है कि उसकी पावर में क्या आ जाए 3 आ जाए, उसकी पावर में क्या आ जाए, इस तरीके से 3 आ जाए, और इसकी वैल्यू तो 1/3 थी, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने कोई ऐसा नंबर तलाश करना है कि अगर इसकी पावर में 3 आ जाए तब भी ये क्या रहे, 8 रहे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा नंबर, वो नंबर है हमारा 2 की पावर 3, क्या बनता है बेटा
8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। यानी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इससे अंडर रूट हटा तो इसकी पावर 1/3 और 2 की पावर 3 80 होती। तो अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। अब हमने यहाँ पर भी यही करना है। क्या करना है? सबसे पहले तो इसको मैं कर देता हूँ कि अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 64 भी बन जाए और पावर में क्या आ जाए, 3 भी आ जाए। 64 भी बन जाए, पावर में क्या आ जाए, 3 भी आ जाए। तो यकीनन ऐसा नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। ऐसा नंबर कौन सा होता है, 4। तो 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल। ये मेथड है इजी वाला। लेकिन अगर कुछ बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसे कामों में, तो अब हम क्या करेंगे, 64 का सिंपल क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 6 2 2 18 2 9 कुछ गलती कर रहे हैं, 2 1 64 का जब मैंने एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया, 2 2 2 और 2 6 12, 2 8 2 4 2 2 और 2 1 यानी 2 कितनी टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 6 बार 2 2 लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैंने एलसीएम की जगह पे उसके क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। अगर 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 64 ही बनेगा। अगर किसी को यकीन ना हो तो करके देख ले। अब मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो दो दो वैल्यूज के पेयर बनते हैं। सेम जो नंबर होते हैं उनके दो दो वैल्यूज के। अब यहाँ पे 3 है तो कितने नंबर के बनेंगे, 3 3 के। तो 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब जितने पेयर बन गए उनको मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट से बाहर निकाल देते हूँ, वो अंडर रूट में रहते ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर 1 की मल्टीप्लाई 1 2 तो यहाँ से बाहर आ गया, ये पूरा पेयर बन गया। तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 भी बाहर आ गया। बात समझ में आ रही होगी। अब 2 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी। अब ये 4 मल्टीप्लाई वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, या इसको मैं करके ही बता देता हूँ, यकीनन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 4 k मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये मल्टीप्लाई 4 वहां पे जाके डिवाइड हो रहा है। तो 4 1 4 4 1 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। यकीनन ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये वाली बात भी आपको समझ में आ रही होगी। टेक्निकल बातें थी क्योंकि बहुत से बच्चों को यकीनन मुश्किलात का सामना करना था, ये इंडर रूट क्या करवा दिया, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी लंबी की। तो अब ये k की वैल्यू जो 1 है वो कहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो u 1 3 v। अब जब ये u 1 u ओ सॉरी 1 से जब 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3v का एवरेज आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। अगर आप चाहें इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, ये काम इक्वेशन 2 पुटिंग करके करते हैं, लेकिन मैंने लंबी नहीं की, इक्वेशन 1 की। अब एक और बात बता दूं, इसके बाद हम अगली चीज के बाद पढ़ते हैं। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई कितनी बार था, 2 3 टाइम्स था। तो ये कुछ इस तरीके की बात होगी। यहाँ ये 2 की पावर 3 बात एक ही, ये 2 की पावर 3। अब ये 3 इसके पास भी है, 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 है, ये भी 2 अंडर रूट 3 है। तो क्या आ जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसके पास भी आएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसके पास भी है। ये 3 3 3 ये 3 3 3 कैंसिल, 2 2 4, इस वजह से यहाँ पे 4 आए। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने वहां तक काम मुकम्मल कर लिया था। इक्वेशन 1 में क्या है, u बराबर है 3/v की, ये हमारी थी इक्वेशन 1। और अब हमने निकालना है, u दे दिया है, u मालूम करना है और v की वैल्यू दे दी गई है 216। तो हम सिंपली एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 में हमने पुट की 3 2 1 6।
अब हमने 216 को देखना है कि कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर में 3 भी आ जाए और 216 भी आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 6 की पावर जो 3 होती है वो हमारा होता है 216 के बराबर। तो ये चीज से ये अंडर रूट कैंसिल, u की वैल्यू आ गई आपकी 6। ऐसे भी कर सकते हैं और जो मैंने अलग मेथड बताया था एलसीएम वाला वो भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब जो कि है हमारा वैल्यू ऑफ v हमें मालूम करनी है। और जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी 3v। ये इक्वेशन हमने नाम दे दिया इसको इक्वेशन 1 का नाम तो पहले से ही दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। ये v की वैल्यू निकालनी, u की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। u की वैल्यू आपको दी गई है 5, 3 और v। अब मैं इस 3 को कैसे करूँ, इस 3 को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। अब बात याद रहे कि इस 3 को सॉल्व करने के लिए 1/3 इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से 3 लिया हूँ, यहाँ पे मैं किसी तरीके से क्या लिया हूँ 3 लिया हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये इससे कैंसिल। ऐसा हो सकता है, यकीनन हो सकता है। कैसे? मैथ का एक रूल क्या कहता है कि जो चीज आप एक साइड पे बनाओ वही चीज आप दूसरी साइड पे। तो 3 को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। पुटिंग या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो अब 5 पर भी मैं क्यूब ले लूंगा और 3 यहाँ पर भी मैं क्या ले लूंगा, क्यूब ले लूंगा, क्योंकि क्यूब मैंने इस पर भी बनाया, क्यूब इसमें भी। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे। अब मैंने ये 1/3 यानी √3 को काटने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3 ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्यूब लगाऊंगा तो यहाँ पर भी क्यूब लगाना लाजमी है, इक्वल टू के दोनों साइड। तो ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 का जो क्यूब होता है वो बराबर होता है 125 की। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियोज है, आने वाली सीरीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए और उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। अल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।